हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड रे क्लासेस। अब हम लोग बेसिक पार्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे, कैपिटल गेन का। तो इस ये पार्ट लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में कौन कौन से एसेट्स को हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं, जो जिसका हम लोग डेफिनेशन सेक्शन जिसका हम लोग डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में हम लोग देखे थे। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। उसमें हम लोग डेफिनेशन जाने थे कि कैपिटल एसेट्स कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स है। अब हम लोग जो ये सेकेंड पार्ट है, अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से एसेट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 214। ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो एक्सक्लूज़न है, इसको हम लोग एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा एसेट को डेफिनेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो पहला पहला हम लोग जो देख रहे हैं वो है स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड के बारे में क्या कहा जा रहा है कि देखो, कोई भी अगर स्टॉक इन ट्रेड हो, ठीक है, अदर देन मतलब कोई भी स्टॉक इन ट्रेड हो, हम पहले देख लेते, पहले स्टॉक इन ट्रेड को स्टॉक इन ट्रेड हो, जैसे कि रॉ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स हो सकता है, कंज्यूमेबल स्टोर्स हो सकता है। ये सब कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। लेकिन कौन सा स्टॉक इन ट्रेड अगर होगा तो उसको कैपिटल एसेट में कंसीडर करेंगे। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे कि अगर वैसा सिक्योरिटीज़ जो कि हेल्ड होता है, हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, एज पर सेबी गाइडलाइन, तो ये टाइप का सिक्योरिटी अगर अगर स्टॉक इन ट्रेड के तरह भी रखा हुआ है तो हम इसे कैपिटल एसेट ही मानेंगे। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। ठीक है, तो एक्सेप्शंस में पहला पॉइंट हम लोग जो कवर किए हैं वो है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल हो सकता है, कंज्यूमेबल स्टोर्स हो सकता है, जो कि बिजनेस पर्पज़ के लिए हम होल्ड करके रखे हुए हैं, उसको हम कभी भी कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। बट कुछ इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सिक्योरिटी हेल्ड करके रखा हुआ है एज पर सेबी गाइडलाइन और वो स्टॉक इन ट्रेड के तरह उसको ट्रीट कर रहा है, तो हम फिर भी हम उसको कैपिटल एसेट ही मानेंगे। आई होप मैं यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हूँ। और अगर आपको कोई भी सजेशन या आपके सजेशन मुझे मिले तो उस वो बहुत अच्छा होगा मेरे एफ़र्ट के लिए। तो प्लीज़ अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपना एफ़र्ट इम्प्रूव कर सकूँ। चलिए आइए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है पर्सनल मूवेबल इफ़ेक्ट। दूसरा पॉइंट जो है वो बोलता है पर्सनल मूवेबल इफ़ेक्ट। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें तो हर वर्ड का अपना एक मतलब है। देखिए, पर्सनल पर्सनल का मतलब हुआ कि नॉट सॉरी
पर्सनल का मतलब हुआ नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे ढंग से एलेबोरेट करें तो ठीक है, यानी ऐसा मूवेबल एसेट जो कि पर्सनल हो, यानी वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज ना हो रहा हो। और मूवेबल तो हम लोग समझ गए, मूवेबल का मतलब हो गया अदर देन ई मूवेबल एसेट्स। ठीक है, तो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स वो एक्सक्लूड है, मतलब इस पे इसको कैपिटल एसेट हम कंसीडर, इसको हम लोग कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं करेंगे। ये सेक्शन 214 के एक्सक्लूजन वाले हिस्सा में लिख दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स हैं जिसको हम लोग कैपिटल एसेट मानेंगे। आइए एक एक करके उसको देखते हैं। पहला, पहला जो है वो है ज्वेलरी। देखिए, अगर ज्वेलरी के बारे में हम जाने तो ज्वेलरी को एज पर सेक्शन 214 हम इसे कैपिटल एसेट मानते हैं। ठीक है, हम इसे कैपिटल एसेट मानते हैं अगर ये पर्सनल यूज़ में होगा तो भी, यानी कोई भी ज्वेलरी अगर वो पर्सनल यूज़ में है और उसको फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये वर्ड ट्रांसफ़र, इसके बारे में हम लोग लेटर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप ये जान लीजिए, अगर कोई ज्वेलरी है वो पर्सनल यूज़ के लिए भी क्यों ना हो, अगर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर कैपिटल गेन अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि इस ज्वेलरी में क्या क्या हो सकता है, मतलब ज्वेलरी किसको कहेंगे। तो देखिए, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स होंगे, आभूषण जो कि प्रीसियस या सेमी प्रीसियस मेटल से बने हुए हों, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, सॉरी सिल्वर हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, या इन इन सब का मिक्सचर, एलॉयज। ठीक है, या फिर आइए, या फिर कोई वियरिंग एपरल हो, वियरिंग एपरल। ठीक है, सॉरी, वियरिंग एपरल हो, या कोई फर्नीचर हो, या यूटेंसिल हो, जो कि जैसे कि कोई कोई वस्त्र होता है जिस पे कभी कभी गोल्ड या सिल्वर जड़ दिया जाता है, या ऐसे कोई फर्नीचर होते हैं जिस पे गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ये सब जरा हुआ हो, या फिर कोई यूटेंसिल जैसे सोने की बर्तन, गोल्ड का, सिल्वर का, ये सब का बर्तन, ये सब भी कवर हो जाएगा आपके ज्वेलरी के डेफिनेशन में। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कंक्लूड किए कि ज्वेलरी अगर, ठीक है, ज्वेलरी कैपिटल एसेट होगा और वो अगर पर्सनल यूज़ के लिए भी हो और उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं
तो वो कैपिटल गेन उस पर अट्रैक्ट होता है। और ज्वेलरी में क्या क्या होगा, ज्वेलरी एक ऑर्नामेंट होता है जिसमें प्रीसियस या सेमी प्रीसियस या फिर अलॉय, जो कि हम लोग यहाँ पे डिटेल से जाने। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपका डाउट अगर कुछ हो या फिर मैं कहीं पे आपको नहीं समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे आप बताइएगा। तो आई होप मैं ज्वेलरी को लेकर के क्लियर हूँ। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन भी एक्सक्लूड होता है, ठीक है। वैसे ही ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और कोई भी वर्क ऑफ आर्ट अगर होगा तो वो ये सारे कैपिटल एसेट्स ही कहलाएंगे, ठीक है। ये सारे कैपिटल एसेट्स के की तरह ट्रीट होगा, और अगर इनका ट्रांसफ़र होता है तो फिर कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। ये बहुत थोड़ा ट्रिकी है बट इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आइए हम लोग अलग से केस वाइज करके पढ़ते हैं। देखिए, एग्रीकल्चरल लैंड दो टाइप के हो सकते हैं, एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। अर्बन जो कि शहरी क्षेत्र में हो और रूरल जो कि ग्रामीण क्षेत्र में हो। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो होगा वो कैपिटल एसेट होगा, और वो उसके ट्रांसफ़र पे और उसके ट्रांसफ़र पे आपको कैपिटल गेन अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानें कि एग्रीकल्चरल लैंड अगर अर्बन एरिया में सिचुएटेड है तो फिर उस पर कैपिटल एसेट होगा, और उसके ट्रांसफ़र पे कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अगर कोई रूरल क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा, तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट है ही नहीं। वो कैपिटल सेक्शन 214 उसको मना कर देगा, नहीं नहीं हम इसको कैपिटल एसेट मानते ही नहीं है। तो जब वो कैपिटल एसेट है ही नहीं तो फिर हम उसको कैसे कैपिटल गेन उस पर चार्ज कर लेंगे। अब आते हैं, आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, ठीक है। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे एक्ट बोलता है कि अगर कोई लैंड सिचुएटेड है स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट पे, ये वर्ड ध्यान रखने वाला है, स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट। आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट होता क्या है। तो ये जो कोई भी लैंड अगर स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट में है तो वो कैपिटल एसेट हम मान लेंगे, ये जनरल थंब रूल। अब हम लोग को ये जानना है कि स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट है क्या चीज़। तो चलिए इसको हम एक स्पेसिफाइड डायग्राम से समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक। तो पहला केस, फर्स्ट केस, देखिए ये सर्कल जो आप ये देख रहे हैं, ये सर्कल, ये जुरिस्डिक्शन होगा। मान लीजिए ये जुरिस्डिक्शन लिमिट है म्यूनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड का, ठीक है। और इस जुरिस्डिक्शन के अंदर में एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड है, प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इस जुरिस्डिक्शन के अंदर में सिचुएटेड है। और ये जो आपका एरिया है, इस एरिया का पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से कम नहीं है, यानी 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में देखिए, इस केस में ये प्लॉट ऑफ लैंड जो है, ये प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो आपका कैपिटल एसेट के
डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। और ये जब कैपिटल एसेट होगा तो इसके ट्रांसफ़र पे कैपिटल गेन अट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। चलिए फिर से इसको कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये लिमिट है, बाउंड्री है, यहीं तक जुरिस्डिक्शन प्रिवेल करता है म्यूनिसिपालिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का। तो इसके अंदर आपका कोई लैंड सिचुएटेड है, प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, और प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, और ये इस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम नहीं है, यानी 10,000 से ज़्यादा है। तो तब ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है, ये जो प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, ठीक है, और इसके ट्रांसफ़र पे कैपिटल गेन लगेगा। अगर मान लीजिए ये जुरिस्डिक्शन ऑफ म्यूनिसिपालिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में कोई ये प्लॉट ऑफ लैंड है, सॉरी, और इसका पॉपुलेशन लेस देन 10,000 है, तब क्या होगा बताइए? तब ये कैपिटल एसेट नहीं होता। सिंस की पॉपुलेशन लेस देन 10,000 से कम नहीं है, यानी 10,000 से ज़्यादा है, तो इस केस में ये पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो आपको कैपिटल एसेट कंसीडर होगा। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। प्लीज़ अपने सजेशन और अपने कंप्लेन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे केस के साथ। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, इसको शुरुआत करने से पहले ये देख लेते हैं, ये जो पर्टिकुलर बाउंड्री आप देख रहे हो, ये बाउंड्री, ये लोकल लिमिट म्यूनिसिपालिटी का और कैंटोनमेंट बोर्ड का बाउंड्री है, ठीक है, और ये जो है इसके बाहर है एग्रीकल्चरल लैंड। पहले वाले केस में अंदर था, अब ये बाहर है, और इसका जो एरियल डिस्टेंस है, ये या तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा है या उसके बराबर का है। इसका शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस, ठीक है, वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा है या बराबर है, और इसका जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस ऑफ विच रिलेवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश्ड, यानी ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हम इसका कब काउंट करेंगे? लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस, ठीक है, लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस जिस दिन वो पब्लिश हुआ है, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, मतलब सेंसस का हम उठाएंगे पॉपुलेशन रीडिंग। कब का पॉपुलेशन रीडिंग उठाएंगे? प्रीवियस ईयर के पहला दिन, जिस दिन से प्रीवियस ईयर शुरू होता है उसके पहले का जो सेंसस में लिखा हुआ होगा कि हाँ भाई इस दिन इसका पॉपुलेशन जो है वो इतना है, तो हम वो लेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर के पहले का जो वो पॉपुलेशन का जो सेंसस में रिकॉर्डेड पॉपुलेशन स्टैट है, हम उसको उठाएंगे, और वो जो स्टैट है अगर ग्रेटर देन 10,000 है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो कैपिटल एसेट होगा, और इसके ट्रांसफ़र पे कैपिटल गेन लेविएबल होगा। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। चलिए नेक्स्ट केस में चलते हैं। केस नंबर 3, उसी जैसे पिछले केस में था वैसे ही ये एक बाउंड्री है, लोकल लिमिट ऑफ अ म्यूनिसिपालिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का, ठीक है, और एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, और इसका जो शॉर्टेस्ट एरियल रूट है वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा है और 6 किलोमीटर से कम है, ठीक है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा है और 6 किलोमीटर से कम है, और इसका जो पॉपुलेशन है उसी तरह जैसे पिछले केस में हम लोग देखें, इसका जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वो 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो इस केस में ये पर्टिकुलर
प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो कैपिटल एसेट हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, मतलब यहाँ कोई भी प्लॉट ऑफ लैंड वो दो फैक्टर पे आपको डिपेंड करता है। पहला उसका डिस्टेंस क्या है, ए शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस क्या है, और उसका पॉपुलेशन क्या है। अगर आप ये दो चीज़ बेटर से आप ग्रास्प कर लिए तब आपको किसी भी प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चर अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड है या रूरल एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड है, और वो क्या वो पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड क्या कैपिटल एसेट है या नहीं। आई होप ये यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। अब आइए केस फोर्थ नंबर, सॉरी ये फोर्थ केस, केस फोर्थ में ठीक उसी तरह है। ये एक लोकल लिमिट है म्यूनिसिपालिटी का, उसका बॉर्डर लाइन है, और यहाँ से जो शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर से ज़्यादा है बट 8 किलोमीटर से कम है। और ठीक उसी तरह की सेंसस के लास्ट रिपोर्टेड सेंसस पे जो स्टैट है, जो कि कब होना चाहिए, वो पब्लिश कब होना चाहिए, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो 10 लाख से ज़्यादा है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है तो पर्टिकुलर जो प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है वो आपका हो जाएगा कैपिटल एसेट, और इस पे कैपिटल गेन लग जाएगा। तो ये था एग्रीकल्चरल लैंड का सारा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आई होप मैंने अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया है। प्लीज़ प्रेज़ कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मुझे इनकरेज हो, मैं इनकरेज हूँ आगे और अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए। और लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। चलिए अब दूसरा फोर्थ पॉइंट, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, ये भी एक्सक्लूड होता है। ठीक है, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में क्या क्या है, जैसे आइए, ये स्पेसिफाइड जो बॉन्ड है वो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जनरली। गोल्ड बॉन्ड जनरली क्या गोल्ड बॉन्ड्स ही होते हैं। तो इसमें कौन कौन से गोल्ड बॉन्ड होंगे, तो पहला है 1.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977 वाला। दूसरा है 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 वाला। तीसरा है नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 के। ये बॉन्ड, ये स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स एक्सक्लूड हैं कैपिटल एसेट के डेफिनीशन से। ठीक है, आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड्स हैं जो कि 1991 में इशू किया गया था, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये याद रखने का चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है जो कि एक स्कीम के तहत इशू होता है। ये 1999 में ये स्कीम आया था, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशू हुए थे। तो ये सब जो गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड है ये सब कैपिटल एसेट के डेफिनीशन से बाहर है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। इसमें कुछ एग्जांपल आपको मैं बता दूँ, जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, टू 2015 गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2018। ये सब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द डेफिनीशन ऑफ कैपिटल एसेट। आई होप मैं क्लियर हूँ। और
यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपना बेसिक पोर्शन कैपिटल गेन का पार्ट 2। अब हम लोग आगे का जो भी टॉपिक होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर डालूँगा। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर मेरा एफ़र्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।